डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय बजट को लेकर भड़के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीएम ने केंद्र सरकार की जमकर की आलोचना। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी जताई नाराजगी। कहा, ट्रेड डील से देश में हो जाएगी भुखमरी। महाराष्ट्र के अबुझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर। गोलीबारी में सुरक्षा बल का एक जवान भी हुआ शहीद। पूरे जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भीषण नक्सली मुठभेड़। पुलिस ने नक्सली कमांडर उधम सिंह को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने AK-47 और महत्वपूर्ण सबूत किए बरामद। दक्षिण बस्तर में DRG और CRPF की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जांच की प्रगति बताते हुए कहा, CBI करेगी पटना नीट छात्रा मौत की पूरी जांच। मृतका के कपड़े से मिले पुरुष शुक्राणु की हो रही है DNA जांच। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक के बाद रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार की खुलकर आलोचना की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र से कड़ा सवाल किया कि भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, क्या उससे विकास हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे देश में भुखमरी हो जाएगी। कृषि, जो इस देश का एक मजबूत स्तंभ रहा है, उसे भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या घरेलू औजार विदेश से आने वाले कृषि संयंत्र और औजार के सामने टिक पाएंगे। इसके अलावा भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की। राज्य में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी की तारीख को एक ही चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर बीते कल नामांकन की स्क्रूटनी का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस दौरान सूचना मिली कि नगर निकायों में मेयर पद के लिए अब तक 167 प्रत्याशी मैदान पर हैं, जबकि पार्षद पद के लिए 2375 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। वहीं रांची नगर निगम में जांच के बाद पार्षद के 390 और मेयर पद के 19 नामांकन पत्र सही पाए गए। साथ ही रांची नगर निगम में कुल 53 वार्ड में 466 नामांकन किए गए थे। देवघर नगर निगम चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी बजरंगी मेहता का नामांकन पत्र 2 से अधिक संतान होने के कारण निरस्त कर दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने देवघर जिले में स्थित एम्स में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। अदालत ने देवघर एम्स और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा और निर्देश दिए कि दोनों पक्ष पिछले 1 वर्ष की वार्डवार रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी पूछा कि एम्स में कितने मरीज आते हैं, उनका इलाज किस प्रकार किया जाता है और उपलब्ध सुविधाओं की वास्तविक स्थिति क्या है। सुनवाई के दौरान एम्स प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल किया गया कि फिलहाल बर्न पेशेंट के इलाज के लिए 4 बेड आवंटित किए गए हैं और उन पर उपचार जारी है। वहीं सेंट्रल स्कूल के लिए अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासित किया कि स्कूल के लिए जमीन शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी और फिलहाल वैकल्पिक स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को राज्य सरकार और एम्स द्वारा दाखिल जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। ये PIL सांसद डॉक्टर दुबे द्वारा 2022 से चल रही है, जिसमें देवघर एम्स को पूरी तरह चालू करने के लिए पानी, बिजली, अप्रोच रोड, 20 एकड़ अतिरिक्त जमीन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर याचिका दायर की गई थी। अगली सुनवाई 28 फरवरी को निर्धारित की गई है। बोकारो में बाल तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें बाल कल्याण समिति ने ये बताया है कि बोकारो रेलवे स्टेशन पर 4 नाबालिग बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें तस्करों के द्वारा काम करने के नाम पर तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। पूछताछ में ये बात सामने आई है, जिसमें ये सभी चारों बच्चे झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें बोकारो रेलवे स्टेशन लाया गया, जहाँ से रेल से तमिलनाडु उन्हें ले जाया जाना था।
इस मामले में एक तस्कर रामकुमार राय नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। आरपीएफ चारों नाबालिग बच्चों को बोकारो बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है। बोकारो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लीला देवी ने कहा है कि बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया गया, बातचीत की गई, जिन्हें जानकारी नहीं है कि बच्चों को कहां ले जाया जा रहा है। फिलहाल बच्चों को बाल गृह में रखवाया गया है, जहां काउंसलिंग की जा रही है। रांची उपायुक्त एवं पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 5 फरवरी 2026 को समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 15 फरवरी 2026 को रांची के पहाड़ी मंदिर में मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर विधि व्यवस्था और सुव्यवस्थित संचालन की तैयारियों पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और मंदिर परिसर की सजावट, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि महाशिवरात्रि की आरती का लाइव प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाए, ताकि भक्त अपने घर पर पूजा का दर्शन कर सकें। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को पुलिस, नगर निगम, चिकित्सा दल और अग्निशमन दल की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी में तैनात सभी कर्मियों और वॉलंटियर्स के लिए भोजन की उचित व्यवस्था करने के आदेश भी दिए गए। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जांच की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छात्रा अपने परिवार के साथ जहानाबाद गई थी और लौटते समय अरवल में दवा की दुकान से दवाइयां खरीदी थी, जिनमें से कुछ मृतका की मौत के बाद बरामद भी हुई। पोस्टमार्टम मेदांता अस्पताल में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से किया गया और रिपोर्ट में यौन शोषण की संभावना को नकारा नहीं गया। पुलिस ने बताया कि मृतका के कपड़ों से पुरुष का शुक्राणु मिला है, जिसकी डीएनए जांच की जा रही है। जिन लोगों के डीएनए इस शुक्राणु से मैच होंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि ये सब जांच मृतका के परिवार द्वारा पॉस्को कोर्ट में मांग के बाद कराई जा रही है और इस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाएगी। अधिकारियों ने आगे बताया कि छात्रा के मोबाइल फोन और अन्य सामानों की भी जांच जारी है, ताकि मौत के पीछे जिम्मेदारों का पता चल सके। जांच में शामिल सभी लोगों से पूछताछ जारी है और पुलिस ने साफ किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस क्लब रायपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन तिवारी सहित सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रेस क्लब के समृद्ध इतिहास और प्रतिष्ठा को उजागर करते हुए विश्वास जताया कि नए पदाधिकारी प्रेस क्लब की गरिमा और योगदान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं। पत्रकार समाज के प्रति सजग रहते हुए गरीबों, वंचितों और आमजन की आवाज को बुलंद करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मीडिया के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में हमेशा सहयोग करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए। 9 उप मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए जिलों में जिला 10 बताया कि स्तरीय नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और प्रदेश में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की मंजूरी दी। इसके अलावा 35 आवासीय कॉलोनियों में खुले स्थानों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया और नवा रायपुर में शासकीय विभागों और निगम मंडलों के कार्यालयों के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिनमें से मादक पदार्थों के रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के
गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। 7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नक्सलवाद को लेकर हाई लेवल बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश में सुरक्षा और विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 31 मार्च तक निर्धारित डेडलाइन पर भी विचार होगा। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा प्रदेश के डीजीपी, आईजी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य फोकस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा पर होगा। अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित पंडुम कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के घने जंगलों में हुई भीषण मुठभेड़ में वरिष्ठ नक्सली कमांडर उधम सिंह को मार गिराया है। डिविजनल कमेटी मेंबर डीवीसीएम उधम सिंह पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वो 2021 के टेकलगुडेम नक्सली हमले का मुख्य साजिशकर्ता था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। ये मुठभेड़ सुबह करीब 7:30 बजे दक्षिण बस्तर के पेडागालूर वन क्षेत्र में शुरू हुई। जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों के एक दल को घेर लिया। मौके से उधम सिंह का शव और एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। तारेम थाना क्षेत्र में अब भी रुक कर फायरिंग जारी है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अबुझमाड़ के जंगल क्षेत्र में चल रहे अभियान के दौरान आज सुबह 2 और माओवादियों के शव बरामद किए गए। इस घटना के बाद अब तक कुल 3 माओवादी, 2 पुरुष और 1 महिला मारे जा चुके हैं। माओवादियों के पास से एक AK-47 और एक SLR हथियार भी जब्त किए गए हैं। अभियान के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए C-60 जवान दीपक चिन्ना मडावी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अबुझमाड़ के जंगल से उप जिला अस्पताल भामरागढ़ लाया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और उन्होंने इस अभियान में वीरगति प्राप्त की। इसी अभियान में एक अन्य जवान जोगा मडावी निवासी किष्टियापल्ली को रात में गोली लगने से चोटें आई। उन्हें भी हेलीकॉप्टर से भामरागढ़ अस्पताल लाया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल पूरे जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पनवेल महामार्ग पर आज एक कंटेनर खराब होकर रास्ते में खड़ा हो जाने के कारण भारी यातायात बाधित हो गया। इसके चलते दोनों दिशाओं में वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। खारगढ़ से लेकर नेरुल तक का पूरा मार्ग लगभग ठप हो गया है। निजी वाहन, बसें, ट्रक और यहां तक कि एम्बुलेंस भी जाम में फंसे हैं, जैसे यात्रियों और वाहन चालकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंच गई और कंटेनर हटाने का काम शुरू किया गया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की, जहां विदिशा की बेटी इशिका मीणा ने शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर कई प्रतियोगिता में भाग लेकर भारतीय टीम में जगह बनाई थी। टीम में अटैकर की भूमिका निभाने वाली इशिका ने भारतीय टीम के साथ दिल्ली में आयोजित हुई वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में नेपाल को मात देकर वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया। उसमें इशिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज रेलवे स्टेशन पर विदिशा के आते ही जोरदार उसका स्वागत किया गया। शहर के मुख्य मार्गों पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबरों की, जहां श्री दरबार साहिब में सिक्योरिटी सर्विस दल के सेवकों के यूनिफॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सेवक पीले और गहरे नीले रंग की 2 अलग-अलग यूनिफॉर्म में सेवा देंगे। हर सेवक हफ्ते में 2 दिन बारी बारी से ये यूनिफॉर्म पहनेंगे, ताकि सेवा का अनुशासन और पहचान स्पष्ट बनी रहे। नई यूनिफॉर्म में अगर कपड़ा पीला है तो पगड़ी नीली होगी और अगर कपड़ा नीला है तो पगड़ी पीली होगी। यूनिफॉर्म के दोनों कंधों पर खंडा अंकित है, जबकि छाती पर श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर लिखा हुआ है। इसके साथ सेवकों को सफेद हजूरिया और खंडा के डिजाइन वाली बेल्ट भी दी जाएगी, जो कमर और पगड़ी को सजाने में इस्तेमाल होगी।
पंजाब के फिरोजपुर जिले के तलवंडी भाई गांव में एक एनआरआई हरपाल सिंह सिद्धू पर 15-16 हथियारबंद लोगों ने उनके घर में घुसकर तेज हथियारों से हमला किया। हरपाल सिंह कनाडा के टोरंटो से अपने परिवार से मिलने आए थे और घर में धूप सेक रहे थे, तभी अचानक हमला हुआ। हमलावरों ने दरवाजे तोड़कर उन्हें कमरे में बंद किया, लेकिन गाँव के मौजूदा सरपंच हरभगवान सिंह गिल ने समय रहते पहुंचकर उनकी जान बचाई और घायल को अस्पताल भेजा। पुलिस ने 3 नामजद और 10-12 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना तलवंडी भाई के एसएचओ जसविंदर सिंह बराड़ ने बताया कि बाकी आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार उन्हें किया जाएगा। हमले में घायल हुए एनआरआई का इलाज अस्पताल में किया गया, लेकिन सरपंच ने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट में गलतियां होने से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।